Hi, good afternoon, all of you. I, BK Sinha, once again welcome you all to this session of editorial discussion. आज का जो टॉपिक है वो है नो 100% कोटा. रिजर्वेशन पर बेस्ड ये टॉपिक है, सोशल इशू है और इसमें जोर दिया गया इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो इस बात पर जोर देता है या सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि ज़्यादा उत्साह दिखाकर जो रिजर्वेशन दिया गया उसका नतीजा है कि दूसरे जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों का कुछ हद तक हनन हुआ है. इसी पर बेस्ड ये एडिटोरियल है. बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, द यूजुअल डिस्कशन, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी हो या बैंक का एग्ज़ाम हो, उसमें ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पॉट द एरर्स, वो लोड किया गया है. और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हर दिन मॉर्निंग में इस तरह का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा. इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएं. और एक चीज़ और है कि जो भी दिक्कत हो, अगर सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है देन देयर इज़ नो इशू टू डिस्कस. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, तो यू आर फ्री टू राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स को मैं देखता हूँ लेकिन अभी कमेंट आप लोगों की तरफ से उतना ज़्यादा आना शुरू नहीं हुआ है, तो हर कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा. तो इसीलिए इस बात को गंभीरता से लीजिएगा और सुबह का जो वीडियो होगा उसको ज़रूर देखिएगा. आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप द डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस वर्ड्स जो कि आज के एडिटोरियल में भी हैं, तो उसको रिकैपिचुलेट करते हैं. पहले फर्स्ट वर्ड प्रोवाइड. प्रोवाइड मीन्स देना, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक, रैशनल मीन्स तर्क, वायबल मीन्स संभव या पॉसिबल. नेक्स्ट इज इंश्योर. इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, ये वर्ड बहुत बार यूज़ होता है. नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस, अभी परसों ही इसको डिस्कस किया गया है. सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियाँ. नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट बैकड्रॉप. बैकड्रॉप मीन्स पृष्ठभूमि, ये वाला भी कल या परसों इसको डिस्कस किया गया था. नेक्स्ट है एडवोकेट. एडवोकेट का दो मीनिंग होता है, एक तो वकील होता है और दूसरा होता है किसी का पक्ष लेना या रिकमेंड करना. नेक्स्ट इज अमेंड. अमेंड मीन्स सुधार करना. तो ये इतने वर्ड्स थे जो कि पहले डिस्कस किए जा चुके हैं और आज भी देखने को मिलेंगे. नाउ वी कम टू द वर्ड्स दैट अपीयर इन टुडेज एडिटोरियल. फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेस. स्ट्रेस को अगर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है देन इट इज़ जोर देना, एंड एज ए नाउन इसका मीनिंग होता है तनाव. नेक्स्ट रूलिंग. रूलिंग मीन्स निर्णय या फैसला. नेक्स्ट इज ओवर जिलस. यहाँ पे एक वर्ड समझने की ज़रूरत है, ZEAL. जील का मतलब होता है उत्साह और उसी से बना हुआ वर्ड है जिलस. जिलस मीन्स उत्साही. एक और वर्ड हम लोग जानते हैं जो कॉमन है, जेलस. जेलस जे से शुरू होता है और उसका मतलब होता है ईर्ष्यालु. नेक्स्ट वर्ड इज टेंड. टेंड मीन्स झुकना या चला जाना. कम्युनिटी, यू नो, कम्युनिटी मीन्स समुदाय. एक नया वर्ड देखने को मिलेगा, एनेथेमा. एनेथेमा मीन्स अभिशाप. अभिशाप मीन्स कर्स. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक. इक्वलिटी मीन्स समानता. लॉडेबल. लॉडेबल मीन्स प्रशंसनीय. जैसे दिस इज ए लॉडेबल अटेम्प्ट बाय हिम, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, एडमायरेबल. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मीन्स लक्ष्य. नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रतिनिधित्व. नेक्स्ट इज डिप्राइव. डिप्राइव मीन्स होता है वंचित करना. किसी को कोई चीज़ मिलने वाली है और अगर वो ना मिले तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिप्राइव. उसी का एडजेक्टिव है डिप्राइव्ड मीन्स वंचित. नेक्स्ट इज अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है. इसका अपोजिट वर्ड है निगेटिव. नेक्स्ट है कॉशन. कॉशन मीन्स सावधानी. नेक्स्ट इज सेक्शन. सेक्शन मीन्स वर्ग. नेक्स्ट वर्डिक्ट. वर्डिक्ट मीन्स फैसला. नेक्स्ट क्वैश. क्वैश ये इसका वर्ड है
जजमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, क्वाश द ऑर्डर और क्वाश द जजमेंट, रद्द कर देना। नेक्स्ट इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक। ये वर्ड पहले भी डिस्कस हो चुका है लेकिन फिर एक बार लिख दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट एडवर्सली। एडवर्सली मीन्स विपरीत रूप से, जैसे बैड वेदर अफेक्टेड द मैच एडवर्सली। नेक्स्ट इज ईयरमार्क। ईयरमार्क एक अच्छा वर्ड है। ईयरमार्क मीन्स होता है आवंटित करना। आवंटित करने का मतलब अलॉट करना, जैसे दिस मच ऑफ फंड हैज़ बीन ईयरमार्क्ड फॉर एजुकेशन सेक्टर, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेटिव मीन्स स्थानीय, जैसे अगर मैं पटना का रहने वाला हूँ तो आई एम नेटिव टू दिस प्लेस, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मीन्स बाद में। नेक्स्ट क्रॉनिक। क्रॉनिक बीमारी होती है, वैसी बीमारी जो लंबे समय से चल रही हो, कोई प्रॉब्लम भी क्रॉनिक होता है। नेक्स्ट इज एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मीन्स अनुपस्थिति, एब्सेंट से बना हुआ वर्ड है। नेक्स्ट रिमोट। रिमोट मीन्स सुदूर या दूर का, जैसे ही कम्स फ्रॉम ए रिमोट एरिया, वो दूर की जगह से आता है। सॉल्यूशन मीन्स हल। इंसेंटिव मीन्स बोनस। एस्पेक्ट मीन्स पहलू या पक्ष के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स बहाली और अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्ति। ये दोनों बहुत ही क्लोज वर्ड है। रिक्रूटमेंट इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, और जब फाइनली नियुक्ति पत्र दिया जाता है वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट इज अल्बिट। अल्बिट मीन्स यद्यपि, हालांकि। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स देखना। अर्ज मीन्स आग्रह करना, एक ही रिक्वेस्ट को बार बार करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अर्ज। कैप मीन्स होता है, कैप का जनरल मीनिंग हम लोग जानते हैं टोपी, लेकिन यहाँ पर सीमा या लिमिट के लिए यूज़ किया गया है कैप। अलाउंस मीन्स स्वीकृति, अलाउ करना, और दूसरा मीनिंग इसका भत्ता भी होता है, जैसे डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। रिलैक्सेशन मीन्स छूट, उसको टाइम का रिलैक्सेशन दिया गया है, समय की छूट दी गई है। नेक्स्ट इज सीलिंग। सीलिंग मीन्स ऊपरी सीमा। सीलिंग का मतलब कमरे की छत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपरी सीमा के लिए इस वर्ड को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इनेट। इनेट मीन्स जो चीज़ें बाय बर्थ होती हैं, जन्मजात होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनेट। जैसे मेहनत करना उसका जन्मजात गुण है, हार्ड वर्क इज हिज इनेट क्वालिटी। नेक्स्ट इज पवित्र। सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता। नेक्स्ट इज इम्परेटिव। इम्परेटिव मीन्स आवश्यक, इट इज इम्परेटिव टू डू दिस। नेक्स्ट ब्रीच। ब्रीच मीन्स भंग करना, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम लोग नहीं मानते उस समय, या ब्रीच ऑफ पीस, शांति को भंग करना, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। डाइवर्ट अटेंशन। अटेंशन मीन्स ध्यान, और डाइवर्ट का मतलब होता है भटक जाना। सो डाइवर्ट अटेंशन मीन्स ध्यान भटकाना या भटकना। नेक्स्ट इज डिस्पेंसेशन, मीन्स व्यवस्था, अरेंजमेंट के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। रिवीजन मीन्स संशोधन। नोटिफाई मीन्स अधिसूचित करना, उसी का एडजेक्टिव है नोटिफाइड, मीन्स अधिसूचित, जो चीज़ नोटिफाई की जा चुकी है, जिसकी नोटिस जारी हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स विवाद, जैसे ज़मीन के लिए विवाद होता है तो हम लोग कहते हैं लैंड डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज अनचैरिटेबल। चैरिटेबल इज ए पर्सन जो चैरिटी करता है, जो दया दिखाता है, उसका अपोजिट वर्ड है अनचैरिटेबल, मीन्स दयाहीन। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स अमीर, और एफ्लुएंस मीन्स होता है अमीरी। नेक्स्ट इज कॉर्नर। कॉर्नर का दो मीनिंग हम लोग जानते हैं। एज ए नाउन कॉर्नर मीन्स कोना, और एज ए वर्ब जबरन एक स्थान पर ले जाना, जैसे ही कॉर्नर्ड मी, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, किसी पर रंगबाजी दिखा देना इज कॉर्नरिंग। नेक्स्ट ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन मीन्स टपकना, बूंद बूंद करके टपकना के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिकल डाउन। नेक्स्ट एक बहुत ही अनकॉमन वर्ड है एजार। एजार का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है अध खुला, वैसी चीज़ें जो हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। और चेतन। चेतन मीन्स जिसमें लाइफ हो, उसके लिए भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एजार। और लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ऑबिटर डिक्टा, मीन्स प्रासंगिक उक्ति। इसको ये एक जुडिशरी में यूज़ किया जाने वाला टर्म है। अगर जज कोई रेफरेंस देते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं केस से रिलेटेड, तो दैट इज कॉल्ड हिज ऑबिटर डिक्टा। सो नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल। नो 100% quota. The Supreme Court is right in considering 100% reservation as
anathema to the constitutional scheme of equality, even if it is for the laudable objective of providing representation to historically deprived sections. इस सेंटेंस से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट सही है कि अगर वो 100% रिजर्वेशन को यह मानती है कि ये हमारे संविधान में जो इक्वलिटी का, बराबरी का जो अधिकार दिया गया है उस पर कलंक है, भले ही इसका मकसद ये क्यों ना हो कि वो ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है या वंचित वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व देने के इरादे से क्यों ना किया गया हो। मीन्स अगर कोई भी सरकार ये चाहती है कि वो ऐसे लोगों को 100% रिजर्वेशन दे दे ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, उनके हिसाब से ये एक प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि ऐसा करना सही नहीं है और ये हमारे संविधान में जो बताया गया है, जो बराबरी का अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन है। The verdict quashing the reservation of 100% of all teaching posts in scheduled areas of Andhra Pradesh for local scheduled tribes is not against affirmative programs as such, but a caution against implementing them in a manner detrimental to the rest of society. अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने टीचिंग के पोस्ट के लिए शिक्षकों के अपॉइंटमेंट में क्या किया था कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वैसे क्षेत्र जो अनुसूचित हैं, उसके लिए क्या किया कि 100% रिजर्वेशन दे दिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, उस एरिया के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जो कि जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार देते हुए उस फैसले को रद्द कर दिया। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए कि ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बाकी के जो समाज के जो लोग हैं, ये फैसला उनके लिए कहीं हानिकारक तो नहीं है। यानी कि अगर किसी एक वर्ग विशेष को 100% रिजर्वेशन दे दिया जाए तो बाकी जो लोग हैं समाज में वो कहीं वंचित तो नहीं रह जाएंगे, ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का। A 5-judge constitution bench found that earmarking teacher posts in areas notified under the 5th schedule of the constitution adversely affected the interests of other candidates, not only from scheduled caste and other backward communities but also other ST communities not native to those areas. आंध्र प्रदेश सरकार का ये जो फैसला था ये हानिकारक था ना तो सिर्फ समाज के अन्य वर्ग के लोगों के लिए, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और वो उस एरिया के नेटिव नहीं हैं, मतलब वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उनके लिए भी ये हानिकारक था और उनको भी एक अवसर से वंचित करने का प्रयास था। Of course, what the state government did in its original orders of 1986 and thereafter in a subsequent order in 2000 was not without its own rationale. निसंदेह आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा जो किया अपने ओरिजिनल ऑर्डर्स, जो 1986 का ओरिजिनल ऑर्डर्स था उसमें, या उसके बाद जो 2000 में जो एक आदेश निकाला गया था उसमें, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, कोई तर्क नहीं था। सरकार ऐसा मानती है, इट फाउंड दैट देयर वाज क्रॉनिक एब्सेंटिज्म among teachers who did not belong to those remote areas where the schools were located. सरकार ने ऐसा अनुभव किया था कि अगर बाहर के क्षेत्र से शिक्षकों को बहाली दे दी जाती है, ऐसे रिमोट एरियाज़ में, ऐसे सुदूर क्षेत्रों में, तो उनका अटेंडेंस बहुत कम होता है, वो स्कूल
नियमित रूप से आ नहीं पाते और ये एक बहुत पुरानी समस्या आंध्र प्रदेश सरकार को देखने को मिली थी और इसी के आधार पर शायद ऐसा निर्णय लिया गया। However, its solution of drafting only members of the local tribes was not a viable solution. हालांकि सिर्फ लोकल उसी क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों को अपॉइंट कर लेना ये कोई एक वाजिब सॉल्यूशन नहीं था, कोई ठीक हल नहीं था इस समस्या का कि अगर एब्सेंटिज्म है, बाहर के लोग उतने रेगुलर नहीं रहते, इसी को मुद्दा बनाकर सिर्फ उसी एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए, ये कोई सही हल नहीं है इस समस्या का। As the bench noted, it could have come up with other incentives to ensure the attendance of teachers. जैसा कि 5 जजों की पीठ ने माना कि आंध्र प्रदेश सरकार कुछ दूसरी योजना के साथ इस सॉल्यूशन से निपट सकती थी। इसके लिए कोई बोनस की कोई योजना निकालती ताकि इस समस्या का निदान निकाला जा सकता था। Another aspect that the court took into account was that Andhra Pradesh has a local area system of recruitment to public services. दूसरा पहलू जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर विचार किया वो ये था कि आंध्र प्रदेश राज्य में एक लोकल एरिया सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, बहाली करने का एक स्थानीय क्षेत्र वाली पद्धति को वो लोग फॉलो करते हैं जब पब्लिक सर्विस सेक्टर में बहाली की जाती है। एक आर्टिकल है 371D, प्रेसिडेंट के द्वारा ये आर्टिकल के अंतर्गत ये ऑर्डर इशू किए गए हैं that a resident of a district or zone cannot apply to another district or zone for appointment, कि एक क्षेत्र का, एक जिला या एक क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो उस जिला या क्षेत्र के बाहर नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ये ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 371D में जिसे राष्ट्रपति महोदय ने ऑर्डर के द्वारा बताया है। Thus, the 100% quota deprived residents of the scheduled areas of any opportunity to apply for teaching post. अतः जो 100% कोटा दे दिया गया ऐसे एरियाज के वंचित लोगों को, ऐसे एरियाज के रहने वाले लोगों को, उससे क्या हुआ कि दूसरे लोगों को ऐसे मौके से वंचित होना पड़ा। Then we discuss the second paragraph. Affirmative action loses its meaning if it does not leave the door slightly ajar for open competition. ऐसा माना जाता है कि जो भी सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं वो निरर्थक हो जाते हैं अगर उसमें खुली प्रतिस्पर्धा का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ स्कोप उसमें ओपन कंपटीशन का होना चाहिए, नहीं तो ये जो सकारात्मक कदम है इसकी महत्ता ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर B.R. Ambedkar observed during the debate in the Constituent Assembly on the Equality Clause that any reservation normally ought to be for a minority of seats. B.R. Ambedkar ने ऐसा माना था जब बहस चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसी समानता वाले मुद्दे पर, तब B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि चाहे किसी भी प्रकार का आरक्षण हो, लेकिन जो भी आरक्षण वो कुछ सीटों के लिए होना चाहिए, कुछ पदों के लिए होना चाहिए। 100% रिजर्वेशन देने का उनका इरादा कभी भी नहीं था। This is one of the points often urged in favor of the 50% cap imposed by the court on total reservation, albeit with some allowance for relaxation in special circumstances. और B.R. अम्बेडकर का यही पॉइंट हमेशा आधार रहा है जब भी किसी भी कोर्ट ने 50% सीमा निर्धारित की टोटल रिजर्वेशन की, तब यही पॉइंट हमेशा उसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी विशेष परिस्थितियों में इसमें कुछ छूट दी जा सकती है और इस रिजर्वेशन के परसेंटेज को कुछ बढ़ाया जा सकता है।
It is still a matter of debate whether the ceiling has innate sanctity, but it is clear that wherever it is imperative that the cap be breached, a special case must be made for it. अभी भी ये विवाद का विषय है कि क्या ये जो सीमा 50% की सीमा, ऊपरी सीमा तय की गई है रिजर्वेशन में, इसका अपना कुछ महत्व है क्या, इसकी अपनी कुछ पवित्रता है ऐसा मानने की। लेकिन फिर भी ये क्लियर है कि जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े कि इस ऊपरी सीमा को बढ़ाना है, रिजर्वेशन के परसेंटेज को थोड़ा ऊपर ले जाना है, तो वैसी स्थिति में एक स्पेशल केस बनाना पड़ेगा, विशेष परिस्थितियों को दर्शाना पड़ेगा जहां पर हम इस परसेंटेज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस केस में such a debate should not divert attention from the fact that there is a continuing need for a significant quota for STs, especially those living in areas under the 5th schedule special dispensation. इस तरह के विवाद हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन इसका मकसद कभी ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारे ध्यान को भटका दे उस तथ्य से। एक तथ्य हमेशा इम्पॉर्टेंट है और हमें उस पर फोकस रखना भी चाहिए कि ये हमेशा ज़रूरी रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो एसटीज़ हैं, खासकर वैसे अनुसूचित जनजाति जो 5वीं अनुसूची में के अंतर्गत जो सुविधाएं दी गई हैं, जो व्यवस्था दी गई है उसके अंतर्गत आते हैं, उन्हें अच्छा कोटा जो है रिजर्वेशन का, उसमें उनका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 5वीं अनुसूची में वर्णित जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, रिजर्वेशन का कोई भी सिस्टम हो, उन्हें एक अच्छा परसेंटेज जरूर मिलना चाहिए। In this backdrop, it is somewhat disappointing that courts tend to record obiter dicta advocating a revision of the list of SCs and STs. इस पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो कई बार यह दुर्भाग्यपूर्ण होता है या निराशाजनक होता है कि कोर्ट जो भी होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस पर अपना मत देने की कोशिश करते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है उसको फिर से संशोधित करने की ज़रूरत है। While the power to amend the list notified by the President is not in dispute, it is somewhat uncharitable to say that the advanced and affluent sections within SCs and STs are cornering all benefits and do not permit any trickle down. हालांकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो इस सूची को, जो कि सूची बनाई गई है अनुसूचित जातियों और जनजातियों को, उसको संशोधित करने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है उस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाना थोड़ा दयाहीन होगा अगर हम ये कहें कि जो एडवांस और एफ्लुएंट सेक्शन है एससीज और एसटीज़ में भी, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं और जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, एससी और एसटीज़ का वैसा वर्ग सारे बेनिफिट को खुद ले जाता है और उसे नीचे तबके पर जाने के लिए नहीं छोड़ता, ऐसा कहना भी अनचैरिटेबल है या पूरी तरह से सही नहीं है। इंडियन सोसाइटी इज स्टिल सम डिस्टेंस फ्रॉम रीचिंग दैट पॉइंट। ऐसी स्थिति में पहुंचने में अभी भी भारतीय समाज को कुछ समय लगेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडिटोरियल नो 100% कोटा। अब अगर इस एडिटोरियल के जिस्ट की बात की जाए तो जिस्ट में लिखा हुआ है, एससी रूलिंग स्ट्रेसेस दैट ओवर जीलस रिजर्वेशन टेंड्स टू अफेक्ट राइट्स ऑफ अदर कम्युनिटीज। सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया है उससे ये बात पता चलती है कि आरक्षण देने के मामले में अगर ज़्यादा उत्साह दिखाया जाता है तो इसका असर दूसरे समुदाय के लोगों पर पड़ता है
और उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों का हनन होता है या उनके अधिकारों में कमी आती है. सो दिस वाज ए रेलेवेंट एडिटोरियल related to reservation or in the light of recent आंध्र प्रदेश डिसीजन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है. उम्मीद है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशनल भी था. उम्मीद है आप लोगों ने इसे समझा होगा. अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको करने की कोशिश कीजिएगा. नाउ वी डिस्कस द कॉम्प्रहेंशन पार्ट ऑफ यस्टरडेज एडिटोरियल, प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स. कल के एडिटोरियल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आई होप कि आप लोगों ने उसका आंसर खोजने की कोशिश की होगी. एक बार फिर आपके साथ उसके आंसर को देखते हैं कि कहाँ पे इसका आंसर था. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अब्यूज एंड वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स. स्वास्थ्य जो कोविड-19 वाले या कोरोना वायरस एपिडेमिक से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार या हिंसा हुई उसके पीछे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसका आंसर देखना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ 2 में देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द अब्यूज एंड वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री हैज बीन ड्यू टू फियर एंड इग्नोरेंस. यहाँ पे लिखा हुआ है फियर एंड इग्नोरेंस. So, main factors are these two factors, fear and ignorance. इसमें एक चीज अगर हम और एलेबोरेटली इसको डिस्कस करें तो ये भी फैक्टर उभर कर सामने आता है, बट वो इसी के अंडर में रहेगा, इग्नोरेंस के अंडर में ही, कि इसको जो कॉम्युनल कलर दिया गया वो भी इसका एक कारण था, जो कि आगे लिखा हुआ है. इस पैराग्राफ में आगे देखते हैं जहां पे लिखा हुआ है कॉम्युनल कलर given to the communal color given to the COVID-19 epidemic. So this was again a helping factor. Then we come to question number 2. What people should do in order to encourage health workers in discharge of their duties. लोगों को क्या करना चाहिए ताकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं ये अपने काम को और बेहतर तरीके से अंजाम दें. इसमें हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए, लोगों का, ये चीज यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है. दे नीड मीन्स हेल्थ वर्कर्स नीड मोर एम्पैथी, कॉम्पैशन, अनमिटिगेटेड सपोर्ट एंड कोऑपरेशन फ्रॉम द सोसाइटी. सोसाइटी को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति समानुभूति दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए. दया मीन्स वी शुड बी काइंड टू देम. अनकंडीशनल सपोर्ट उन्हें देना चाहिए और जहां तक हो सके अपना पूरा कोऑपरेशन भी देना चाहिए. सो दिस मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी फॉर दीज हेल्थ वर्कर्स. क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन और आंसर दोनों क्लियर होगा आपको. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंप्लायंस. कंप्लायंस को जैसा कि कल डिस्कस किया गया था, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुपालन. अनुपालन मीन्स ओबेइंग some rule or instruction, that is called compliance. तो इसका सेम वर्ड लिखना है हमको. अगर एग्जाम आप दीजिएगा तो वहाँ पे 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे. यू नीड टू टिक द करेक्ट वर्ड. तो इसके लिए compliance का सिनोनिम जानना ज़रूरी होगा और adherence इसके लिए एक अच्छा सिनोनिम है. So adherence should be the answer. Correct? Then question number 4. Mention the amendment effected to the Epidemic Diseases Act 1897. ये जो एक्ट था 1897 का, इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, वी शुड नो दिस. तो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897. यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ टू मेक एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. अगर चिकित्सा से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा होती है या दुर्व्यवहार होता है तो इसको एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा और इसके लिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर
उन पर केस भी चल सकता है, साथ ही साथ उन्हें मुआवजा भी देना पड़ सकता है। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, विच इंस्टेंस सपोर्ट्स द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, नेगेटिव मैसेजेस स्पेशली ऑफ द काइंड दैट इंड्यूसेस फियर एंड स्टिग्मा हैज ऑलवेज बीन काउंटर प्रोडक्टिव। कि निगेटिव मैसेज का जो प्रभाव होता है, खासकर वैसे निगेटिव मैसेज जो लोगों में डर या स्टिग्मा पैदा करते हैं, वो हमेशा उनका रिजल्ट हमेशा उल्टा होता है, उनका रिजल्ट काउंटर प्रोडक्टिव होता है। ये बात किस उदाहरण से पता चलती है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में लिखा गया था, जो इंस्टेंस दिया गया था वो था द अर्ली डेज ऑफ द HIV/AIDS अवेयरनेस कैंपेन। इंस्टेंस में हम लोग कोट कर सकते हैं कि जो जागरूकता अभियान चलाया गया था HIV और एड्स के लिए, वो उदाहरण है जहां पर निगेटिव मैसेज ने उतना अच्छा काम नहीं किया था और उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला था। तो मेरा आंसर यहीं पे है। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। आज का जो एडिटोरियल था, नो 100% कोटा, इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस फिर दिए जाएंगे जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। यू आर एडवाइज टू टेक अप दोज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू लोकेट द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस इन द गिवन एडिटोरियल। एक चीज और याद दिला दूं, कल चूंकि संडे है तो कल एडिटोरियल का डिस्कशन नहीं होगा। एज यू मस्ट बी अवेयर कि संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते, लेकिन आज से जो सिलसिला शुरू किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एरर्स या उस तरह के जो भी क्वेश्चंस है, जैसे कल मैं अपलोड करूंगा वीडियो, वो वर्ड्स पर बेस्ड होगा, तो मॉर्निंग में 9 बजे वो आपको मिलेगा अपने स्क्रीन पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर देखिएगा और इसका फायदा उठाइएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।